जय हिंद दोस्तों। आज ऑप सेंटर में अपन 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा सीआईए अगेंस्ट मोदी, दूसरा रहेगा अडानी वॉशिंगटन पोस्ट और तीसरा टॉपिक रहेगा पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। जैसे जैसे अपन वीडियो में आगे जाते जाएंगे आपको तीनों टॉपिक का रिलेशन एक दूसरे से मिलता हुआ दिखेगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो लास्ट टॉपिक है उसको आपको काफी अच्छे से समझाऊं, तो आखिरी तक आप जरूर वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहला जो है कि सीआईए अगेंस्ट मोदी। तो इसमें अभी जो रिसेंट में ट्विटर पे मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग ये चीज डाल रहे थे कि एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया है, यूएस आर्मी एजेंट थे उनको ढाका में मारा गया है, तो वो अटेम्प्ट कर रहे थे कि मोदी का असैसिनेशन वो एससीओ समिट में करेंगे चाइना में। पर पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया था मोदी जी को, और फिर शायद से वो अटेम्प्ट रुक गया। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है मेरे ख्याल से, और बहुत सारे लोग इसको सच भी मान रहे हैं। पर इसमें ये ग्रे एरिया रहता है क्योंकि ये सब इंटेलिजेंस एजेंसीज जो रहती है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं वो डीक्लासिफाई 20 30 40 साल बाद होते हैं। सीआईए अभी तक अपने जो 1970s के डॉक्यूमेंट्स है उनको डीक्लासिफाई कर रहा है। तो इसमें अपन इस चीज में नहीं जाएंगे कि ये चीज सही है कि गलत है, पर अपन को ये देखना पड़ेगा कि जो सीआईए की टूल किट है वो कैसे काम कर रही है। सबसे पहले इनको ये लगा था कि 2014 में एक स्ट्रांग गवर्नमेंट आई है तो ये 2019 तक चले जाएगी, क्योंकि इतने टाइम से जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स थी इंडिया में उनने रूल किया था इंडिपेंडेंस के बाद, और एक स्ट्रांग गवर्नमेंट उनको आती हुई दिख रही थी 14 में। पर उनको ये लगा कि 2019 में जो ये गवर्नमेंट रहेगी वो चेंज हो जाएगी और वापस वही सरकार बन जाएगी। तो ऐसा 2019 में हुआ नहीं, ना 2024 में हुआ। तो फिर जो धीरे धीरे जो प्रोटेस्ट चालू है, अगर आप देखेंगे 2018-19 से ही प्रोटेस्ट होना चालू हो गए थे इंडिया में, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि जो लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है अपने यहाँ की, उनको ये समझ में आ गया कि ये थोड़ा लंबा खेल है। ये सरकार जो प्राइम मिनिस्टर है वो इतनी जल्दी से इतनी आसानी से जाएंगे नहीं। तो सबसे पहला जो 2-3 चीज हुई थी कि जो लैंड रिफॉर्म बिल्स आए थे उसमें कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, सरकार ने उसको वापस ले लिया। पर जो सेकंड चीज हुई थी कि ये जो 2 प्रोटेस्ट थे सीएए के और फार्म प्रोटेस्ट जो था, ये काफ़ी दिनों तक चला। इसमें बहुत ही भारी संख्या में प्रोटेस्ट भी हुए, और ये इसमें बहुत सारे फिर कनेक्शंस भी निकले कि सीआईए और इवन जो यूएस में बहुत सारी एजेंसीज हैं उन्होंने इसको फंड किया है। फिर अपन इसमें अगर थोड़ा और नीचे आएंगे, जैसे अभी लद्दाख में जो वायलेंस हुआ, मणिपुर में जो हुआ, फिर जो कास्ट डिवाइड आप देखेंगे पिछले 1 डेढ़ साल में कास्ट का बहुत इंडिया में वापस चर्चा होने लगी है। फिर जो जेंजी प्रोटेस्ट अपने आजू बाजू कंट्रीज में हुए थे, वो भी इधर जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इंडिया में भी सेम प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ है कि जो सीआईए है वो आपको इंस्टिगेट करती रहेगी। अगर कोई भी स्ट्रांग गवर्नमेंट आएगी, इसमें अपन बीजेपी या कांग्रेस नहीं कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जब थी तब भी ये जो सीआईए टूल किट थी, जो पूरा अमेरिका था, पूरी जो वेस्टर्न लॉबी थी, उनने उनको हिलाने की कोशिश करी थी कि उनकी सरकार गिर जाए। पर वो एक स्ट्रांग लीडर थी, और उनने अमेरिका को 1971 में भी, जो अमेरिका थी वो सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान को, और उनने कड़ा जवाब दिया था। फिर सेम यही हुआ कि बहुत सालों बाद, बहुत डेकेड्स बाद एक स्ट्रांग लीडर आया है, तो फिर उनको जो सीआईए और जो वेस्टर्न कंट्रीज उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डिस्टेबलाइज करने की जरूर कोशिश करेंगे। फिर इसमें अपन अब दो पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि विल सीआईए टेक दिस मच रिस्क इन चाइनीज टेरिटरी। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि चाइना जैसी कंट्री में जहां पर इतना सर्वेलेंस है, उधर सीआईए इतना रिस्क लेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इतना रिस्क लेगी तो जो सीआईए है या फिर यूएस है, वो इतना इस एक्सटेंट तक जाने को तैयार है कि वो इंडो चाइना जो रिलेशनशिप है, जो ट्रम्प ने टैरिफ मारा है इंडिया पे, इवन चाइना पे, और ऑप सिंदूर जो हुआ, उसके बाद अपन ने उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया। तो वो उस जो रिलेशनशिप ग्रो होते आ रही धीरे धीरे, अगर आप बॉर्डर पे भी देखेंगे तो डी एस्केलेशन हो रहा है। तो उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए कि अगर कुछ ऐसी बड़ी चीज हो जाए चाइना की टेरिटरी में, तो इसमें रिलेशन में काफी खोट आ सकती है। तो ये चीज दो पॉसिबिलिटीज हैं। हम लोग इस थ्योरी को, इस जो भी पूरा अभी ये चल रहा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल लीजिए, क्योंकि ये बहुत ग्रे एरिया है। इसका कुछ भी वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई सी भी इंटेलिजेंस ले लीजिए कि इसका कुछ वेरिफिकेशन नहीं है। तो आपको ये दो पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी कि सीआईए इस एक्सटेंट तक जा सकती है कि नहीं जा सकती है। क्योंकि अगर असैसिनेशन अगर आपको प्लान करना ही है, तो आप चाइना में क्यों चांस लेंगे जब आपके पास और भी लो रिस्क कंट्रीज हैं। तो ये चीज सोचने वाली चीज है। फिर जो इधर मैंने आपको बताया कि सीआईए की जो टूल किट रहती है, इधर बहुत सारी चीजें मैंने बताई है। अभी एक नई टूल किट, नई तो नहीं है वैसे, ये पुरानी हो चुकी है। अडानी हिंडनबर्ग का भी जो बीच में किस्सा हुआ था, अब अडानी वॉशिंगटन पोस्ट का है। तो वॉशिंगटन पोस्ट में एक रवि नायर करके है, उनने ये बोला है कि जो एलआईसी है वो अपने फंड्स अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी की जितनी भी कंपनी है अडानी ग्रुप की, उसको ये पैसा डाल रही है मोदी गवर्नमेंट के बोलने पे। उनने ये एलिगेशन लगाया है कि जो नीति आयोग है
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उनने ऐसी रिपोर्ट्स बनाई है कि उनने एलआईसी को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप अडानी में और पैसा डालिए। इधर आपको दिख रहा होगा कि $3.9 बिलियन का इनने एक प्लान बनाया था मोदी गवर्नमेंट ने कि वो अडानी को दिया जाए। अब ये चीज़ मेरे को बोगस इसलिए लगती है, अब इसमें हमारा कुछ ऐसे वो नहीं है कि हम बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, पर इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं। अगर मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था उसमें, तो उसमें उनने हेडिंग तो ऐसे लिखी थी पर लास्ट में जाके वो थोड़े डिफेंसिव हो गए थे। इसमें अपन को ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग भी करता है या फिर अगर कोई पोर्टफोलियो मैनेज भी करता है, उसको ये देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ₹100 है, तो मैं ₹100 में से कितने रुपए कहाँ-कहाँ डाल रहा हूँ, कितने रिस्की एसेट्स में डाल रहा हूँ, कितना मैं सेफ रख रहा हूँ। अगर आपकी पर्सनल वेल्थ भी होती है, तो उसमें अगर मैं आपको 50 लाख रुपए दूँगा, तो आप यही बोलोगे कि भाई 10 लाख की मैं एफडी कर देता हूँ, 20 लाख का गोल्ड ले लेता हूँ, है ना? 10 लाख का रियल एस्टेट ले लेता हूँ और 10 लाख में थोड़ा रिस्की स्टॉक मार्केट में डालूँगा। तो एलआईसी भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनके भी बहुत ज़्यादा एसेट्स रहते हैं। तो उसमें से उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत आपके पास सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, पर एलआईसी जैसा इंस्टीट्यूट जो रहता है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है लोगों का पैसा, वो एफडीज़ में करता है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करता है। तो इसी में क्या होता है कि अब आप जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में जाएँगे, अगर आपको जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपने बॉन्ड मार्केट में फ्लोट करते हैं। फिर आप जो स्टॉक मार्केट है, आप उसमें स्टॉक में पोज़ीशन ले सकते हैं। तो एलआईसी के पास भी बहुत सारा कैश पड़ा रहता है, आप लोग जो प्रीमियम देते हैं, उसपे रिटर्न कमाने के लिए वो पैसा इन्वेस्ट करता है। तो इधर पे आप जैसे देखेंगे कि एक समीर करके हैं, इनका मैंने ट्विटर से लिया है, फुल क्रेडिट्स टू हिम। तो इधर वो दिखाएँगे कि इधर पे जो अडानी को पैसा दिया वो 3.9 बिलियन है। रिलायंस को 17 बिलियन दिया है, आईटीसी को 10 बिलियन दिया है, एचडीएफसी को 8 बिलियन दिया है। इधर मैं आपको नीचे भी दिखाऊँगा कि अडानी टॉप 10 होल्डिंग्स में भी नहीं आता एलआईसी के। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर एलिगेशन लग भी रहा है, तो उसकी आप किस एक्सटेंट तक एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि एलआईसी ने अडानी को पैसे दे दिए, तो आपको ऐसा लगता है कि एलआईसी ऐसी इंस्टीट्यूट में उधर से गवर्नमेंट ऑर्डर देगी, और एलआईसी जो इतने टाइम से बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है और इंडिया को सर्व कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट की बात सुन के बोल देंगे हाँ कि अडानी को पैसे दे दो। इतनी ईज़िली चीज़ें वर्क नहीं करती है। इधर आप देखेंगे कि एलआईसी हैज़ increased its holding of Tata Consumer Products and Dabur India, indicating its leaning towards एफएमसीजी, और इसमें इनने प्रॉफिट बुकिंग की है। जो अडानी के स्टॉक्स है, उसमें अच्छा रिटर्न कमा के इधर आप नीचे देखेंगे $3.9 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी, इवन हिंडनबर्ग का जो एपिसोड हुआ था, उसके बाद भी 120% की ग्रोथ है। तो आप एलिगेशन लगा किस चीज़ पर है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने 3.9 बिलियन इन्वेस्टमेंट की है, उसका 8.5 बिलियन हो गया और उसमें आधी से ज़्यादा ये लोग डाइवेस्ट करके एफएमसीजी कंपनीज़ में ये लोग पैसा डाल रहे हैं। तो इसमें यही चीज़ है कि जो वॉशिंगटन पोस्ट है, ये भी आपको पता ही होगा कि जो पूरा लेफ्ट लीनिंग न्यूज़पेपर है, यूएस बेस्ड है ये भी, और जो भी वही सेम टूल किट का पार्ट है ये भी, कि आपको कोई भी इंडिया अच्छा काम करेगा, जैसे हाइफा पोर्ट अपन ने लिया, सबांग पोर्ट के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे पोर्ट्स अडानी इंटरनेशनली एक्वायर कर रहे हैं, तो वो चीज़ उन लोग को पसंद नहीं आती कि अपनी कंट्री आगे जाए और ये सब चीज़ें करे। तो आपको यही चीज़ देखनी पड़ेगी कि सेम टूल किट है, वही हिंडनबर्ग वाली जो हुआ था, उसमें भी एसईसी, सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही क्लीन चिट दे दी थी। इसमें भी सेम चीज़ होगी, मेरे ख्याल से डेफेमेशन का केस ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ईज़ी है। अगर आप अगर मैंने एक स्टैट भी देख रहा था कि जो टोटल पोर्टफोलियो है एलआईसी का, उसका 0.5% ही इन्वेस्टेड है एलआईसी अडानी में। तो ये तो मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट है, मैं भी इन्वेस्टिंग करता हूँ, तो जो स्मॉल कैप शेयर रहते हैं वो थोड़े रिस्की रहते हैं, तो उसमें मैं ऐसे ही 1-2% डालता हूँ। तो ये वही चीज़ हो गई है कि अगर इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो भी गई, तो पोर्टफोलियो पे तो इम्पैक्ट आना ही नहीं है, बल्कि इधर तो पोर्टफोलियो पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, 120% की ग्रोथ दिखी है। तो यही चीज़ है कि अब गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज़ करना है, जो बिज़नेस अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अडानी ग्रुप को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि वो बाकी बिज़नेसेस क्या करते हैं, पर ये जो टूल किट है डीप स्टेट की, वॉशिंगटन पोस्ट और जो सीआईए की टूल किट है, ये काफ़ी डैमेज करता है अपनी जो इंडियन कंपनीज़ है, अगर उनको फॉरेन फंडिंग उठानी है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू। तो ये चीज़ रहती है कि ठीक है, ये सब बहुत पुराना है, पहले भी झेला है और आगे भी झेल लेंगे। फिर जो आखिरी चीज़ आती है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कार्ल पॉपर करके फिलोसोफर थे, उनने बोला था कि पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। तो पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस होता क्या है, मैं इधर आपको बताता हूँ। The paradox of tolerance is the idea that unlimited tolerance can lead to the disappearance of tolerance because it would allow intolerant people to destroy a tolerant society. इसका मतलब ये है कि जैसे कि अपन वर्ड बाय वर्ड जाएंगे
कि अनलिमिटेड टॉलरेंस जैसे अगर आप अपनी इंडिया की सोसाइटी को देखेंगे कि अपन बहुत ही टॉलरेंट है, कोई भी रिलीजन का आदमी आएगा, कोई भी रेस का आएगा, कुछ भी आएगा, उसको अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना? उसके बाद क्या लिखा है, कैन लीड टू द डिसअपियरेंस ऑफ टॉलरेंस बिकॉज इट वुड अलाउ इनटॉलरेंट पीपल टू डिस्ट्रॉय अ टॉलरेंट सोसाइटी। तो उसमें यही होता है कि अपन इतने टाइम से मुगल्स आए, उसके पहले भी थोड़े इन्वेजन हुए थे मंगोल के, मंगोल आए, फिर मुगल्स आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद भी अभी जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट लोग हैं उनने बहुत टाइम तक अपने जो सिस्टम से उसमें अभी भी घुसे हुए हैं। अभी 10-15 सालों की सरकार को मेरे ख्याल से 20-30 साल और लगेंगे वैसे लोगों को निकालने में। इसमें यही होते हैं कि जो अपनी सोसाइटी है वो काफ़ी टॉलरेंट है, पर आप उसका एक्सटेंट क्या है? उसका एक्सटेंट ये नहीं है कि आप पूरे टाइम तक आप उसको टॉलरेट ही करते रह सकते हैं। ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल नहीं होती। इधर ही वो चीज़ बोले जा रही है कि यही पैराडॉक्स है इसमें, कि इट वुड अलाउ इनटॉलरेंट पीपल टू डिस्ट्रॉय टॉलरेंट सोसाइटी। तो जो इनटॉलरेंट है, जो सुनना ही नहीं चाह रहा है, वो आपकी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। प्रपोज्ड बाय फिलोसोफर कार्ल पॉपर, द पैराडॉक्स सजेस्ट दैट अ टॉलरेंट सोसाइटी मस्ट बी इंटॉलरेंट ऑफ इंटॉलरेंस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो वो यही बोल रहा है कि जो टॉलरेंस सोसाइटी है उसका भी एक एक्सटेंट होता है। आपको ये नहीं है कि जो भी कुछ भी बोला जा रहा है तो वो आपको हमेशा सुन के उसको हमेशा टॉलरेट कर लेना चाहिए। एक उसका एक्सटेंट होता है, यही अपन को इंडिया को भी सीखना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट उसमें भी बोला था कि अपन जो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स होती है, अपन प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स क्यों नहीं करते? क्योंकि अपन बहुत ही टॉलरेंट है। जब तक सामने वाला नहीं मारेगा अपन मारते ही नहीं है। तो इसमें आगे क्या लिखा है कि इन प्रैक्टिस दिस मीन्स अ टॉलरेंट सोसाइटी मस्ट हैव द राइट टू डिनाई टॉलरेंस टू दोज हु प्रमोट इनटॉलरेंस। तो हमारे पास भी राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आके हम पे हमला कर दोगे और हमारे पास कुछ भी राइट नहीं रहेगा, है ना? ये चीज अपन को इजराइल से सीखनी चाहिए मेरे ख्याल से। इवन जो यूएस है, चाइना है, ये लोग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते अपनी कंट्री में कि कुछ भी ऊपर नीचे होगा। अपन लोग बहुत टॉलरेंट है, इसलिए अपन इतने सारे सालों से गुलामी में रहे। और फिर अभी भी उसके अपन देखेंगे तो कुछ कुछ पार्टिकल्स हैं, अभी भी अपन झेल ही रहे हैं। फिर इसमें आगे ये बोल रहा है, पर्टिकुलरली व्हेन दोज एक्शंस ऑफ आइडियाज थ्रेटन टू सप्रेस द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ अदर्स। इसमें यही है कि जो एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आनंद रंगनाथन की है, कि हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, उसमें ये बोला गया है कि लोग बोलते हैं कि जो बाकी कम्युनिटीज है इंडिया में या फिर बाहर, कि हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन बना के रखा है, थर्ड ग्रेड बना के रखा है। वो वाली बुक पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हिंदू अपनी ही कंट्री में 8th ग्रेड या 9th ग्रेड सिटीजन के समान रहता है। तो वो बुक आप जरूर पढ़िए, मैं रिकमेंड करूंगा आपको। और जो जो ये पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस है, ये इस पे आप और भी आर्टिकल्स पढ़िए, काफी अच्छी चीज है। और यही चीज है कि इसको मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा कि आप ये सब चीजें टॉलरेट मत करिए। अगर अडानी और वॉशिंगटन पोस्ट है, ये लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये सब एलिगेशंस लगाते, सेम चीज यही हुई थी कि जो पूरा मीडिया और जो पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सब कैप्चर्ड है। और अपन को यही करना है कि अपन ये चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट ना करें अपनी खुद की भी। जैसे अल जजीरा है, कतर एक बहुत छोटा सा देश है, उसके पास अल जजीरा है। यूएस के पास अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, और बीबीसी है जैसे यूके के पास। वैसे ही अपन को भी एक बनाना चाहिए कि जो इंटरनेशनली इंडिया का जो व्यू है वो रखे, और जो नैरेटिव बिल्डिंग होती है उसमें इंडिया को आगे बढ़ाए। तो ये चीज आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये चीज़ आपको सही लगी है, गलत लगी। और ऐसी वीडियो के लिए बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपन वो टॉपिक्स और कवर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।